बच्चों ये है हमारा लेक्चर 217। हम कर रहे थे हिस्ट्री में आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s 1947। ठीक है, सो द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म है आज का टॉपिक और हम हैं पेज 114 पे आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर। सो the growth of mass nationalism after 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students and women in large numbers and occasionally factory workers as well. क्या हुआ 1919 के बाद जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल थे वो एक मास मूवमेंट हो गया। मास मूवमेंट मतलब भाई हर कोई जुड़ रहा था, आप जुड़ो, मैं जुड़ूं, पड़ोसी जुड़े, सब जुड़े। सो मास मूवमेंट हो गया। इसमें कौन कौन जुड़ा? पीजेंट्स जुड़े। पीजेंट्स मतलब ऑब्वियसली फार्मर्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन इन लार्ज नंबर्स एंड ओकेशनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल, मतलब सब कोई जुड़ रहे थे। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगेन टू एक्टिवली सपोर्ट कांग्रेस इन 1920s। सो काफी बिजनेस ग्रुप्स भी सपोर्ट करने लगे। सो मास मूवमेंट बन गया, अब भाई अंग्रेजों को निकालना है। 1919 के बाद द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। 1919 के बाद ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो मास मूवमेंट बन गया। कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हो रहा था? पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन्स इन लार्ज नंबर्स एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल। सो फैक्ट्री वर्कर्स भी थे। सो कुछ बिजनेस ग्रुप्स भी ज्वाइन हुए। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगेन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन 1920s। ठीक है, सो 1919 के बाद जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो स्ट्रगल था वो एक मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट मतलब एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन में कौन कौन था? पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। अब क्या हुआ? अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दूसरे देश थे। बट हुआ क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की बदल गई। ठीक है, हुआ कि कई और देशों में था, कोई जर्मनी वगैरह में हुआ था, बट स्थिति किसकी खराब हो गई? इंडिया की। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी बदली और पॉलिटिकल भी कंडीशन बदली। कैसे बदली? सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया को क्या झेलना पड़ा? सो इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो हमारा एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब हथियारों वगैरह का जो वो था वो बढ़ गया। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? बदले में गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए और मतलब इंडिविजुअल इनकम्स पे और बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए। गवर्नमेंट ने सब चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिए। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प राइज इन प्राइजेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर कॉमन पीपल। अच्छा देखो, वॉर में इंग्लैंड भी था, उस वॉर में इंग्लैंड भी था और इंग्लैंड ने उस टाइम मतलब जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया मतलब इंडिया को कब्जे में कर रखा था। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने पहले वॉर बहुत लंबी चली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर आप जानते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत लंबी चली थी। तो ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली पहले अपना देश खाली करके वो उन इंडिया की तरफ मतलब इंडिया को भी खाली कर रहे थे। झगड़ा उनका, वॉर उनकी, पैसा कहाँ से ला रहे थे? इंडियन से। डिफेंस एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ गया इंडिया का? मतलब डिफेंस का खर्चा, सोल्जर्स का खर्चा क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो इंग्लैंड के सोल्जर्स के लिए जो खर्चा जाता था वो इंडिया के खजाने से जाता था। फिर और वहाँ पे ज़रूरतें पड़ने लगी वॉर के लिए, खाने पीने, तो ये सब कहाँ से वसूल हो रहा था? इंडिया से वसूल हो रहा था। कैसे वसूल करें इंडिया से? इन्होंने क्या किया? हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज़ पे टैक्स। सो हमारे इंडियंस की जेब खाली करके इनके झगड़े में जा रहा था वो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सब इन्वेस्ट हो रहा था। सो इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइस which created great difficulties for the common people। ठीक है, सो जो ये मिलिट्री एक्सपेंस बढ़ा और वॉर सप्लाईज के लिए डिमांड भी बढ़ा, सो इससे क्या हुआ कि इतना शार्प राइज हुआ प्राइजेस में, जिससे आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स reaped fabulous profits from the war। सो इसके सामने क्या हुआ?
जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनको बहुत फायदा हुआ इस वॉर से। जो बिजनेस क्लास पीपल थे, जो बिजनेस करते थे, उनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, कैसे फायदा हुआ? क्योंकि ये जो झगड़े हो रहे थे वहां पे, वॉर हो रही थी, तो वॉर की वजह से वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जूट, बैग्स, क्लोथ, रेल्स एंड कॉस्ट डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। क्योंकि जो बड़े बड़े देश थे वो वॉर में लगे पड़े थे। अब उनके वॉर में, ऑब्वियसली वॉर कोई सस्ती नहीं है, मतलब बहुत खर्चा होता है, उसमें मिलिट्री का खर्चा होता है, उसमें पैसे चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब वो जो बाहर के देश तो झगड़ों में पूरे थे और उनके बाहर के देशों के खजाने पूरे होते जा रहे थे। वो सब चीज़ें वॉर में, मतलब उनके सोल्जर्स के लिए खाना पीना ये सब जा रहा था। तो देश में, उनके देश में जो चीज़ें ये लोग दूसरे देशों में भेजते थे, दूसरे चीज़ों में दूसरे देशों को वो चीज़ें देते थे, जैसे इंडिया में भेजा करते थे। अब इंडिया में उन्होंने सामान भेजना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से उनको ही कम पड़ रहा था, क्योंकि उनके सोल्जर्स मारे जा रहे थे और ये यहाँ से अपने आदमी वॉर में भेज रहे थे। ठीक है, मतलब बिजनेस बंद पड़े थे, वहाँ सब वॉर लड़ने जा रहे थे। सो वहाँ उनके पास चीज़ों की कमी हो गई। अब जहाँ वो इंडिया को सामान भेजते थे, इंडिया उनसे सामान लेती थी, इंपोर्ट करती थी, वहाँ इंडिया को अब एक्सपोर्ट करना पड़ गया, मतलब इंडिया अब सामान भेजने लगी। तो इसमें बिजनेस क्लास, जो हमारे बिजनेस पीपल थे, जो थैले बनाते थे, जूट्स, क्लोथ, उनका बहुत मजा हो गया। ठीक है, क्योंकि उनका सामान अब धड़ाधड़ बिकने लगा। एक तो इंपोर्ट बंद हो गई, जो बाहर के देश हैं उनकी इंपोर्ट आनी बंद हो गई इंडिया में, वो एक तो अच्छी बात हो गई। कंपटीशन कम हो गया ना, मतलब अब उनका ही माल बिकेगा इंडिया में। दूसरा, उनका माल इंडिया में तो बिक रहा है, पर जहां वॉर वाले देश है वहां भी बिक रहा है। ठीक है, सो डबल फायदा। सो Indian industries expanded during the war and Indian business groups began to demand greater opportunities for development. So हुआ क्या, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो वॉर के दौरान एक्सपांड हुई, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज वॉर के दौरान एक्सपांड हुई एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। सो जो ये बिजनेस ग्रुप्स थे, जो इंडियन बिजनेस ग्रुप्स थे, वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज डिमांड करने लगे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांड करने लगी वॉर के टाइम, और जो इंडियन बिजनेस ग्रुप्स थे वो बड़ी बड़ी ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज हाथ, मतलब बड़े बड़े मौकों की तलाश करने लगे डेवलपमेंट के लिए। द वॉर ऑल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपांड देयर आर्मी। अब क्या हुआ, इस वॉर की वजह से, इन झगड़ों की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी आर्मियां भी बढ़ गई, एक्सपांड हो गई। विलेजर्स वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज। अब विलेजर्स को बोला जाने लगा, गांव वालों को बोला जाने लगा, चलो तुम्हें लड़ने चलना है। उनको पता ही नहीं, एलियन मतलब अता पता ही नहीं कि क्यों जाना है। मतलब ये लोग वॉर में अभी हमारे इंडिया के विलेजर्स को भी टारगेट करने लगे, मतलब उनके सब खुद के लोग तो मारे गए होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड। तो इंडिया से सोल्जर्स इंग्लैंड वालों ने इंडिया से सोल्जर्स भेजे वॉर लड़ने अपनी तरफ से। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India। हमारे यहाँ से जो काफी सोल्जर्स गए लड़ने, काफी तो मेरे ख्याल से मारे गए होंगे, काफी थे, वो वॉर लड़के वापस आए। अब वो वहां से वॉर लड़के वापस आए, तो जब वो वापस आए उनकी आंखें खुल गई। क्यों? अब वो समझ गए कि कैसे इंपीरियलिस्ट पावर्स, इंपीरियलिस्ट मतलब ये जो कंट्रीज होती हैं जो छोटे दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाती हैं, तो ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। कैसे ये लोग एशिया को और अफ्रीका देशों को टारगेट करके बैठे हैं। ये इंपीरियल कंट्रीज जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका, ये सारे, साउथ अफ्रीका तो नहीं पर इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह, ये सारे देश कैसे एशिया और अफ्रीका को टारगेट करके बैठे हैं कि एक्सप्लॉइट करना है, एंड विद द डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो ये वापस आए, ये सोच के आए कि हमें ये रूल को अपोज करना है, ये जो इन्होंने हमें गुलाम बनाया है इस रूल को हमें अपोज करना है किसी भी हालत में।
So furthermore, in 1917 there was revolution in Russia. News about peasants and worker struggles and ideas of social circulated widely, inspiring Indian nationals. अब इसके बाद क्या होता है, 1917 में पता लगा कि भाई रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ है, रशिया में रिवॉल्ट हुआ है. न्यूज अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर स्ट्रगल एंड आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली, इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट. तो क्या हुआ, जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके स्ट्रगल्स, उनके सोशलिज्म के आइडियाज, ये सब फैलने लगे. सो इससे इंडियन नेशनलिस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला. मतलब जो हमारे भारतीय लड़ाके थे, भारतीय नेशनलिस्ट थे, देशभक्त थे, उनको बहुत ज़्यादा, जब रशिया के रिवॉल्यूशन के बारे में उन लोगों ने सुना तो उनको बहुत पावर आया. उनको बहुत भाई लगा कि भाई देश के लिए कुछ भाई हम भी करें. रशिया में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ है, हम क्यों ना करें. ठीक है. अच्छा, इस पेज पे हम हैं, पेज 115 पे, और इस पेज पे आप देखो, ये है फिगर 6 हमारी. फिगर 6, फाउंडर्स ऑफ द नाताल कांग्रेस, डरबन, साउथ अफ्रीका, 1895. सो ये इन 1895 अलॉन्ग विद अदर इंडियंस, महात्मा गांधी एस्टैब्लिश्ड द नाताल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट racial discrimination. Can you identify Gandhi? He is standing at the center in the row at the back, wearing a coat and a tie. So standing at the center in the row at the back. अच्छा, अब यहाँ देखो, ये कुछ लोग हैं. सो ये सब कौन है, ये सारे, ये 1895 की पिक्चर है. ये 1895 की पिक्चर है. तब की पिक्चर है जब गांधी जी जवान हुआ करते थे. गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे लॉ की प्रैक्टिस करने. ये तब की पिक्चर है. तो वहां पे गांधी जी ने नाताल कांग्रेस बनाई थी. नाताल कांग्रेस, ये साउथ अफ्रीका के डरबन की पिक्चर है. इसमें बाकी इंडियंस के साथ महात्मा गांधी भी हैं, और इन्होंने यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये नाताल कांग्रेस बनाई थी. उस टाइम गांधी जी जवान थे, अभी साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस ही कर रहे थे. आपने सुना भी होगा एक इंसिडेंट के बारे में, गांधी जी को इंडियन बोल के ट्रेन से उतार दिया गया था. तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा था. तब से उन्होंने बहुत ही, मतलब साउथ अफ्रीका में ये जो गोरे काले का रंग भेद है, उससे उन्होंने, ये है गांधी जी एकदम सेंटर में. आप इस बात से तो सोच ही सकते हो, अगर गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस करने गए थे तो वो कितने ज्यादा संपन्न घर से होंगे. संपन्न इन द सेंस बहुत ज्यादा रिच फैमिली से रहे होंगे, एजुकेटेड फैमिली से रहे होंगे, तभी तो वो प्रैक्टिस करने साउथ अफ्रीका गए. ये रहे गांधी जी. ठीक है. द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी के एडवेंचर्स पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 115 पे. It is in these circumstances that महात्मा गांधी emerged as a mass leader. अब यही एक टाइम आया था जब महात्मा गांधी एक लोगों के नेता बन के उभरे. ठीक है. जब ये नाताल कांग्रेस बनी तो गांधी जी के जो नेता वाले गुण थे, अब वो लोगों के आगे आने लगे. ठीक है. It is in these circumstances that महात्मा गांधी emerged as a mass leader. ठीक है. जो महात्मा गांधी के ये लोगों में जो ये महात्मा गांधी के लीडर के गुण आने लगे, मास लीडर, लोगों का नेता, उसके गुण आने लगे. एज यू मे नो, गांधी जी एज्ड 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ठीक है. आपको पता होगा गांधी जी की जो एज है 46 थी उस टाइम. ठीक है. वो इंडिया में आए थे 1915 में. कहाँ से? साउथ अफ्रीका से. ठीक है. गांधी जी की एज क्या थी? 46, और वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में. Having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions, he was already a respected leader known internationally. अब क्या हुआ? गांधी जी लीडर रहे थे इंडियंस के. Having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions. तो जो गांधी जी ने इंडियंस को लीड किया था, मतलब वो इंडियंस के लीडर बने रहे थे इन नॉन वायलेंट मार्चेस. मतलब गांधी जी शांति वाले जो मार्चेस होते थे, शांति वाले जो नहीं, शांति मार्च, मतलब मार्च करना मतलब ग्रुप बना के एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे कैंपेन करना. क्यों?
अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ये जो रंग भेद था उसके खिलाफ। ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर नोन इंटरनेशनली। ऑलरेडी गांधी जी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए जाते थे और उन्हें वो इंटरनेशनली फेमस थे। His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians. So गांधी जी की जो ये साउथ अफ्रीका में कैंपेन्स थी उनको बहुत सारे लीडर्स के साथ में ले आई, मतलब ऑब्वियसली वो एक लीडर बन के उभरे। साउथ अफ्रीका में उनके साथ बुरा हुआ, नाताल कांग्रेस बनाई और फिर वहां से जब वापस आए गांधी जी 46 साल के थे। 46 साल में वो इंडिया आए 1915 में साउथ अफ्रीका से। सो हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री नॉन वायलेंट अगेंस्ट रेशियल, ही वाज ऑलरेडी, तो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में वो अपना नाम करके आए थे, मतलब उनका बड़ा नाम हो गया था साउथ अफ्रीका में। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई थी उसमें वो लड़ के आए थे। तो साउथ अफ्रीका में उनको बड़े बड़े लीडर्स से टच में आने का मौका मिला। कौन कौन थे? हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स, नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स, वर्कर्स। सो जो भी साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रहते थे, ज़्यादातर वहाँ पे रहने वाले इंडियंस अमीर थे, सो वो उनके टच में थे। तो मतलब महात्मा गांधी एक फेमस फिगर थे ऑलरेडी जब 46 साल की उम्र में। देखो अब आजकल आप देखो तो हम सोचते हैं 46 में कोई क्या करेगा, हम सोचते हैं 46 में तो लाइफ सेट हो जानी चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, बच्चों को भाई अच्छा स्कूल हो, खैर स्कूल भी हो जाता है, बच्चों को अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दें, ऐसे सोचने लगते हैं। ठीक है, आई थिंक आप में से कईयों के पेरेंट्स 40s में होंगे, अपने 40s में होंगे। तो पेरेंट्स की ये होती कि लाइफ सेट हो, बच्चे की एजुकेशन हो। यहाँ 46 साल में गांधी जी इंडिया आए हैं और वो इंडिया का एक बहुत बड़ा चैप्टर बनने वाले हैं। गांधी नहीं तो 46 एज में ऐसे लगता है भाई खत्म हो गया, अब शांति चाहिए, कोई नौकरी है वो नौकरी करते रहनी है। पर 46 में तो गांधी जी अभी इंडिया के लिए कुछ नया लाए थे, मतलब उनमें ऐसा जज्बा था। मतलब इस बात से मैं आपको ये खाली बोलना चाहती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब उम्र सिर्फ एक नंबर होता है, आंकड़ा होता है। कोई कम उम्र वाले होते हैं उनको लगता है हम क्या कर पाएंगे, और कोई ज्यादा उम्र वाले होते हैं वो कहते हैं यार ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, क्या आप हैरान हो जाओ। सो एज इज जस्ट अ नंबर, कभी ऐसे मत समझना उम्र निकल गई, उम्र कभी नहीं निकलती है, इट इज जस्ट अ नंबर। सो महात्मा गांधी ने पहला साल इंडिया में ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत सारे साल रह के आए थे, 46 ईयर्स में वापस आए थे। इंडिया के बारे में वो बहुत कुछ भूल गए थे, भूल गए इन द सेंस, अब भूल तो नहीं गए होंगे, यहाँ पैदा हुए थे, पर बहुत सारे बदलाव आ गए होंगे। ऑब्वियसली आप इतने साल किसी और देश में रह के आ रहे हो, आप अपने देश के बारे में आपको खास आइडिया नहीं होगी। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, जब जैसे ही 1915 में वो आए भारत वापस, पहले तो उन्होंने पूरी इंडिया का चक्कर लगाया इन द सेंस घूमे, पूरा इंडिया घूमे। उन्हें वो लोगों को समझना चाहते थे, वो लोगों की जरूरतों को समझना चाहते थे, वो इंडिया में चल क्या रहा है वो समझना चाह रहे थे। ठीक है, सो महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया, खाली ट्रेवल किया उन्होंने। ठीक है, वो इंडिया को समझें क्योंकि वो आए थे साउथ अफ्रीका से। हिज अर्लीस्ट interventions, page number 116, were in local movements in Champaran, Kheda, Ahmedabad, where he came in contact with Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel. So जब वो घूम रहे थे तो ऑलरेडी गांधी जी पहले से ही एक नेता वाली क्वालिटीज रखते थे। वो साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जंग लड़के आए थे, तो गांधी जी एक नेता तो थे। सो यहाँ पे भी इन्होंने जब वो घूम रहे थे तो यहाँ पे जो लोकल मूवमेंट्स, जो यहाँ के किसान थे चंपारण के, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, अहमदाबाद में यहाँ के जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, घूमते घूमते चंपारण के किसानों का भला किया, खेड़ा के पीजेंट्स का, अहमदाबाद के मिल वर्कर्स का। सो इन सब वो मतलब इनका भला, मतलब क्योंकि ऑलरेडी नेता थे तो यहाँ पे मूवमेंट चल ही रहे थे, ये लोग कुछ उनका आंदोलन चल ही रहा था तो ये उनके साथ जुड़ गए।
सो जब ये इन तीनों में जुड़े, कौन कौन से आंदोलनों में, शुरू में गांधी जी कौन से आंदोलनों में जुड़े? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो यहाँ पे ये आंदोलनों में जुड़े। सो जब वो जुड़े, किसके नजदीक आए? वो राजेंद्र प्रसाद से जान पहचान हुई और वल्लभ भाई पटेल से जान पहचान हुई। इन अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम थी और उन्होंने वो स्ट्राइक की उनके साथ 1918। ठीक है, लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल ऑन द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1919 एंड 1922। सो शुरू में उन्होंने ऐसे ऐसे मूवमेंट्स में साथ दिया। अब 1919 से 1922 गांधी ने क्या किया? अब गांधी जी ने बड़े बड़े मूवमेंट्स किए हैं और आप ये जो मूवमेंट्स पढ़ोगे आपके स्टैंडर्ड टेंथ में ये डिट्टो एक चैप्टर है। अगर पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा काम आना है फ्यूचर में। अच्छा, यहाँ ये रोवलेट सत्याग्रह, तो गांधी जी ने रोवलेट सत्याग्रह किया। ये कराने से पहले इस पेज पे जो पिक्चर है वो देख लेते हैं। यहाँ एक पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? फिगर 7। द वॉल्ड कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपन फायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल, द पीपल आर पॉइंटिंग टू द बुलेट मार्क्स ऑन द वॉल। ये क्या है? ये कंपाउंड है, दीवार वाला कंपाउंड है जहां पे जनरल डायर ने आग निकाली थी। कहाँ पे आग जलाई थी? किस पे? ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल, जहां लोग इकट्ठे हुए थे वहां उन्होंने आग निकाली थी। द पीपल आर पॉइंटिंग टू द बुलेट मार्क्स ऑन द वॉल। सो लोग किस पे पॉइंट कर रहे हैं? यहाँ देखो, लोग खड़े होके दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बुलेट आ रही है। ठीक है, बुलेट आई थी मतलब गोलियां चलाई गई थी। ये आप देख रहे हो जलियांवाला बाग का, ये है जलियांवाला बाग दिख रहा है। और जनरल डायर ने यहाँ पे लोगों पे गोलियां चलवाई थी। आपने जलियांवाला बाग का इंसिडेंट बहुत सुना होगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी का मेला मनाने। वहां पे उन पे अंधाधुंध फायरिंग करा दी जनरल डायर ने। उस मेले का सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था, जलियांवाला बाग का एक ही एग्जिट पॉइंट था। जनरल डायर ने उसको टाइटली बंद करवा दिया और फिर अपने सोल्जर्स को बोला फायरिंग करो, और बिल्कुल अंधाधुंध आंखें बंद करके जिसको जो लगता हो। अचानक से इतनी फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग मर गए और फुल भीड़ थी। सारे लोग काफी लोग एक दूसरे से टकरा के मर गए। एक कुआं था उसी जगह, क्योंकि बाग था, एक वेल जैसा था। काफी लोग फायरिंग से बचने के लिए उस कुएं में जाके कुएं में कूद गए। और सुबह जब वो खोला गया, उस कुएं में लाशें ही लाशें थीं, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर गिरे थे बचने के लिए। कोई लोग कुएं में पूरी रात फायरिंग चली थी और जो लोग बच गए थे वो पूरी रात डर के उन्होंने रात निकाली थी। मतलब कुछ लोग सिर्फ सेलिब्रेट करने गए थे और उनको ये सब हुआ, मतलब मर गए काफी लोग तो। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और है नाइटवुड, के साइलेंट है यहाँ पे। नाइटहुड की डेफिनेशन क्या होती है? एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। ब्रिटिश क्राउन का मतलब जो ब्रिटिश के राजा हैं वो एक ऑनर देते हैं। मतलब ये एक ऑनर देना, मतलब एक कहते हैं ना इनाम देना या ऑनर देते हैं फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। कोई अगर बहुत अच्छा काम करता है, पब्लिक की सेवा करता है, सो ब्रिटिशर्स उसे ऑनर देते हैं और उसे नाइटहुड का नाम देते हैं। अच्छा, अब रॉलेट सत्याग्रह में क्या हुआ था? 1919 में गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। अच्छा, सब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक कानून था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था। सत्याग्रह क्या था? वो आंदोलन जो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो इसलिए नाम रखा गया था रॉलेट सत्याग्रह। क्या था रॉलेट सत्याग्रह में? So in 1919, Gandhiji gave a call for a satyagraha against a Rowlatt Act that British had just passed.
मतलब रॉलेट एक्ट पास किया था ब्रिटिशर्स ने। सो 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का गांधी जी ने हुंकार किया कि भाई सत्याग्रह करना है। द एक्ट कर्व्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन्ड पुलिस पावर्स। रॉलेट एक्ट को क्यों गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे थे? जो ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट मतलब रॉलेट का कानून निकाला था, गांधी जी क्यों उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे? कारण था रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट क्या थी? द एक्ट कर्ब्ड, CURBED, कर्ब्ड मतलब खत्म कर देती। एक्ट में क्या था कि फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगी। कौन सी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है, आंदोलन नहीं कर सकता है, न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकता है, कोई लोग साथ में इकट्ठे होके भी नहीं बोल सकते। एंड स्ट्रेंथन्ड पुलिस पावर्स, जो पुलिस चाहेगी, जो पुलिस करेगी वही सही। सो ये था रॉलेट एक्ट। सो गांधी जी को ये इंडियंस पे लागू किया था रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स ने। सो गांधी जी को ये रॉलेट एक्ट हमारे लिए सही नहीं लगा। ऑब्वियसली सही नहीं था, इसमें आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनी जा रही थी और इसमें पुलिस के पावर्स भी बढ़ाए जा रहे थे। सो गांधी जी ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। सो गांधी जी ने क्या लॉन्च किया? रॉलेट सत्याग्रह। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। कब? 1919 में। उन्होंने देश के युद्ध को ही गेव अ कॉल, मतलब उन्होंने देश के युद्ध को ललकारा, चलो रॉलेट सत्याग्रह करें। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। गांधी जी ने अपने साथ दो मुस्लिम ब्रदर्स को भी कर लिया, क्योंकि गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो भी ब्रिटिशर्स को बड़ा झटका लगेगा। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता ना हो, वो एकता ही चाहते थे। सो महात्मा गांधी ने किससे हाथ मिलाया? मोहम्मद अली जिन्ना से। ठीक है। सो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना इनको लगा कि गवर्नमेंट जो है लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड टायरानिकल। उन्होंने क्या बोला? ये रॉलेट सत्याग्रह को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि ये डेविलिश है, शैतानी है और टायरानिकल है, मतलब ये हम पे जुल्म कर रहे हैं। गांधी जी asked the Indian people to observe 6th April 1919 as day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer and हड़ताल। सो गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी asked the Indian people to observe 6th April 1919। सो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या कहा? इंडियन लोगों को कहा कि ये 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, इस दिन हम इस एक्ट के खिलाफ नॉन वायलेंट अपोजिशन करेंगे। नॉन वायलेंट अपोजिशन मतलब शांति से अपोज करेंगे हम इस एक्ट को। एज ए डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल, हम इस दिन प्रेयर करेंगे, हड़ताल करेंगे, और ये ह्यूमिलिएशन का भी दिन है हमारे, मतलब ये हमारी बेइज्जती भी है इसी दिन, ऐसे कुछ है। एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन। सो ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है नीचा दिखाना। सो एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर। ठीक है, जो ये ब्रिटिशर्स हमें नीचा दिखा रहे हैं, हम प्रेयर दिखाएंगे, हड़ताल करेंगे। सत्याग्रह सभास वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। सो क्या हुआ? सभाएं बुलाई जाने लगी, मीटिंग्स करी जाने लगी। ठीक है। सो सत्याग्रह सभास वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। ठीक है। द रॉलेट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, अभी तक छोटे मोटे स्ट्रगल्स हो रहे थे पूरी दुनिया में, पर ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, सो ये रॉलेट सत्याग्रह सबसे पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल बना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। पर ब्रिटिशर्स ने जो है इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कोशिश की थी पूरे देश में ना फैले, तो भी रॉलेट सत्याग्रह मतलब ऑल इंडिया, मतलब पूरी इंडिया में ये सत्याग्रह फॉलो किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इन अप्रैल 1919, मतलब तो भी शहरों तक ही सीमित रहा, ब्रिटिशर्स ने उसको और जगहों पे नहीं फैलने दिया।
In April 1919, there were a number of demonstrations and Hartal in the country and the government used brutal measures to suppress them. अप्रैल 1919 में क्या हुआ? अब ये जो चल रहा था रॉलेट सत्याग्रह, सो बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, मतलब बहुत लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया, हड़तालें निकाली, हड़तालें हुई, और जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ब्रूटल मेजर्स करे टू सप्रेस देम। ब्रूटल मेजर्स मतलब बहुत ही। सो अप्रैल 1919 में सब जगह डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे। जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे दैट वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। सो ये जलियांवाला बाग में आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया क्या हुआ था। सो जो जनरल डायर ने अमृतसर में बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग में, उस दिन 13 अप्रैल था। सो 13 अप्रैल के जो ये जलियांवाला बाग में कराया था जनरल डायर ने, सो लोगों को जो था उसका भी गुस्सा था। ऑन लर्निंग अबाउट द मैस्केर, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। सो ये जो सब कुछ हो रहा था देश में, मतलब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट जो सबने सुना, सब नेता दहल गए, मतलब हमारे देश के जो काफ़ी लोग इस तरह से मारे गए जलियांवाला बाग में, सो सबके दिल दहल गए। सो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जब सुना, उन्होंने कहा हमारा पूरा देश दर्द में है, हमारा पूरा देश गुस्से में है। सो रिनाउंसिंग इज नाइटहुड मतलब उनको जो ये ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड का, मतलब नाइटहुड क्या है, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मान दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर इतने बड़े पोएट थे तो उनको सम्मान दिया था, ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड दिया था, तो उन्होंने रिनाउंस किया उसे। रिनाउंस मतलब रिटर्न किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पूरे देश का गुस्सा, अपने पूरे देश का दर्द, अपना ये जो उनको ऑनर मिला था ब्रिटिश सरकार ने, उनको बोला मुझे ये ऑनर नहीं चाहिए, मैं आपको वापस करता हूँ, आप लोगों ने मेरे देश के वासियों को बहुत दुख पहुंचाया है। अब पेज 117। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तरह से अपना गुस्सा दिखाया, उन्होंने अपना सम्मान रिटर्न कर दिया ब्रिटिशर्स को। पेज नंबर 117। During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rules. अब जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ, सो जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने कोशिश की तो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो एक हो जाएं ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट में। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में पार्टिसिपेंट्स ने ये कोशिश की। So this was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all people who lived in the country, Hindus, Muslims and those of other religions. ठीक है, so Rowlatt सत्याग्रह में क्या हुआ, during the Rowlatt सत्याग्रह the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rules. So Rowlatt सत्याग्रह के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने कोशिश की कि इंश्योर करें हिंदूज और मुस्लिम्स को एक कर दें ब्रिटिश रूल के खिलाफ। सो दिस वाज आल्सो कॉल ऑफ हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल पीपल हु लिव इन द कंट्री, हिंदू, मुस्लिम्स एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। ही वाज कीन दैट हिंदूज एंड सपोर्ट ईच अदर इन जस्ट कॉज। सो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक किया रॉलेट सत्याग्रह के लिए, और वो चाहते थे कि रॉलेट सत्याग्रह में ये जो सारे हिंदू मुस्लिम्स हैं एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। हिंदू मुस्लिम्स एक दूसरे के साथ होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाएं। अब क्या हुआ, गांधी जी ने दूसरा एक काम किया, दूसरा था खिलाफत एजिटेशन। ये था रॉलेट सत्याग्रह, अब है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द खिलाफत इशू वॉज वन सच कॉज। सो खिलाफत इशू में क्या किया गांधी जी ने, खिलाफत इशू वॉज वन सच कॉज। इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन टर्की सुल्तान और खलीफा। अब ब्रिटिशर्स ने एक बहुत खराब कानून लागू किया, किस पे, टर्किश सुल्तान खलीफा। एक खलीफा करके टर्किश सुल्तान और खलीफा, मतलब खलीफा था एक, मतलब टर्किश का सुल्तान थे, उन पे एक बहुत ही गलत ट्रीटी। मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कुछ ना कुछ कानून लाते ही रहते थे हैरान करने के लिए। सो जो सुल्तान थे टर्किश के, उनके खिलाफ भी वो एक ऐसा कानून लाए। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैस्कर। इस कानून से लोग उतना ही ज्यादा गुस्से में आए जितना वो जलियांवाला बाग के कानून से आए थे। मतलब जलियांवाला बाग में जो ऐसा हुआ था, जो हरकत हुई थी,
जो ये ब्रिटिशर्स थे अब जो खलीफा को हैरान कर रहे थे उनको उस पर भी गुस्सा आया। Also, Indian Muslims were keen that Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. So, ये जो इंडियन मुस्लिम्स थे, ये इंडियन मुस्लिम्स क्या चाहते थे कि जो उनका खलीफा है, मतलब जो उनका सुल्तान है, उसे वापस अलाउ किया जाए कि वो वापस जो मुसलमानों की सेक्रेड प्लेसेस है, मुसलमानों की पवित्र स्थान है, उस पे उसको वापस कंट्रोल दिया जाए। इन द अर्स्टवाइल ओटोमन अम्पायर, सो ओटोमन अम्पायर में उसको पूरा मतलब उसको सारा वो दिया जाए, पावर दिया जाए। मतलब शायद ब्रिटिशर्स ने खलीफा के पावर्स छीन लिए थे। खलीफा सुल्तान था, राजा था, पर ब्रिटिशर्स ने उसके जो है पावर्स छीन लिए थे। तो मुस्लिम्स थे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स हमारे खलीफा को उसके पावर रिटर्न करें। The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. अब क्या हुआ, खिलाफत एजिटेशन के लीडर्स, जो ये खिलाफत का चल रहा था सारा इशू, उसके लीडर्स जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। सो ये दोनों लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली लीडर्स थे। अब वो क्या चाहते थे, वो विश कर रहे थे कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कराएं। नॉन कॉपरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉपरेशन मतलब सपोर्ट, नॉन कॉपरेशन मतलब सपोर्ट नहीं करो, किसी को सपोर्ट मत करो, उसे कहते हैं नॉन कॉपरेशन। वो चाह रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो, क्योंकि मुस्लिम्स भी गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से अब, क्योंकि उनके खलीफा को उन्होंने पावर्स छीन ली थी ऑटोमन अम्पायर की। सो मुस्लिम्स चाह रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम खिलाफ जाएं। नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करें। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज्ड द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया। किनको सपोर्ट किया, ये मोहम्मद अली और शौकत अली को। मतलब ये खिलाफत एजिटेशन ऑलरेडी इन लीडर्स ने चालू किया था, इन मुस्लिम लीडर्स ने। खिलाफत मतलब अपोज। सो ये मुस्लिम लीडर्स ने ऑलरेडी खिलाफत एजिटेशन चालू किया था और गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट करा और उन्हें कांग्रेस को रिक्वेस्ट की टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स। उन्होंने उनको सपोर्ट बोला कि उन्होंने जो पंजाब में हैरान किया है लोगों को, खिलाफत में रॉन्ग किया है, मतलब खिलाफ खलीफा के साथ गलत किया, और डिमांड्स स्वराज। तो गांधी जी के 3 मुद्दे थे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आह्वान किया, उन्होंने आवाज लगाई सबको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करो। मुद्दे क्या थे, पंजाब में जो गलत हुआ इंडियंस के साथ, खिलाफत रॉन्ग जो मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा था, और डिमांड स्वराज, स्वराज की डिमांड करो। सो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया। सो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921-22। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो ये खिलाफत एजिटेशन, मतलब जो लीडर्स थे खिलाफत एजिटेशन के, उन दोनों ने और गांधी जी ने जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया था, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तेजी पकड़ रहा था थ्रू 1921-1922। तेजी कैसे पकड़ रहा था, लोग अब इस मूवमेंट में जुड़ते जा रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, अच्छा नॉन कॉपरेशन का मतलब ब्रिटिशर्स को कॉपरेट मत करो, ब्रिटिशर्स का साथ मत दो। ब्रिटिशर्स ने कॉलेजेस बनाए हैं, उन कॉलेजेस में मत जाओ। ब्रिटिशर्स ने स्कूल्स बनाए हैं, उन स्कूल्स में मत जाओ। ब्रिटिशर्स नौकरियां दे रहा है, वो नौकरियां मत लो। जहां पे ब्रिटिशर्स हैं वहां सपोर्ट मत करो। ब्रिटिशर्स के कपड़े मत पहनो जो इंग्लैंड से आ रहे हैं। जो भी चीज ब्रिटिशर से जुड़ी हुई है उसको त्याग दो। तो ब्रिटिशर्स समझ जाएंगे कि हम उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो भारत छोड़ के चले जाएंगे। सो ये गांधी जी की ये सोच थी। सो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो बच्चों ने स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, क्योंकि सब ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। बड़े बड़े जो लॉयर्स थे, जो वो ब्रिटिशर्स के ही लॉयर्स थे, उन सब ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। ठीक है, मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी एंड आसफ अली गेव देयर प्रैक्टिसेस। अच्छा, अभी आज हम यहीं एंड करते हैं।
फिर हम कल देखेंगे और कैसे नॉन कॉपरेशन में और लोगों ने क्या क्या किया। बहुत कुछ किया लोगों ने, ये तो अभी बड़े बड़े नाम हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज अ रियली वेरी बिग टॉपिक एंड वी विल कवर इट टुमारो। टुडे आई एम कंप्लीटिंग इट हियर ओनली। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काम आने वाला है एंड इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि आपको फ्यूचर में ये चैप्टर बिल्कुल दिक्कत ना दे, नॉट ओनली फ्रॉम 8th पॉइंट ऑफ व्यू but also from 9th and 10th point of view. So just read the entire chapter properly. I am requesting you, this is your Ishika ma'am, requesting you please write each and every point properly. जितने pages discuss करे हैं just read them and WhatsApp me the entire thing. Thank you.